नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। मेरठ में एक शिकारपुर नाम का गांव पड़ता है और इसी गांव शिकारपुर में रहने वाला देवराज के पास अपनी 40 बीघा जमीन होती है। गांव का सबसे धनी व्यक्ति और रईस व्यक्ति होता है। देवराज के पास पैसा पावर दोनों होती हैं। गांव के सभी गरीब लोग इसकी काफी इज्जत किया करते थे। गांव को लोग इसकी इज्जत इसलिए किया करते थे क्योंकि इसके पास पैसा पावर दोनों होते हैं। लेकिन देवराज नाले का ढीला होता है, लंगोट का ढीला व्यक्ति होता है। वह गांव की भोली वाली महिला को खेत में बुलाया करता था। खेत में बुलाने के बाद उनके साथ गलत काम करता था। कुछ पैसे देकर मामले को रफा दफा कर दिया करता था। वह यही देवराज का काम होता है। देवराज के बेटे अनिल की 4 साल पहले किसी कार की दुर्घटना में मौत हो जाती है। देवराज के परिवार में सिर्फ एक बहू होती है जिसका नाम कमला होता है। कमले एक ऐसी महिला होती है जो हमेशा अपने परिवार के कामकाज में व्यस्त रहती थी। बहुत ही संस्कारी महिला होती है। देवराज की इस घर के अंदर एक पोती होती है जिसका नाम मीना होता है। मीना जो कि 12वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई करती थी। मीना भी एक संस्कारी और मेहनती लड़की होती है। दिन रात वह किताबों को पढ़ा करती थी। मीना की इच्छा होती है कि बड़ी होकर ये एक अच्छी खासी डॉक्टर बन जाएगी, लेकिन कोई भी इस बात को नहीं जानता था कि देवराज अपनी पोती मीना और अपनी बहू कमला के साथ भविष्य में किस घटनाक्रम को अंजाम देने वाला होता है। लेकिन इसी घटनाक्रम को अंजाम देने से पहले एक बहुत बड़ा कांड हादसा उनके साथ हो जाता है। अब जो बिल्कुल भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, दिन गुजरते चले जाते हैं और एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 10 अक्टूबर 2025 का दिन आ जाता है। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। मीना अपने स्कूल में जाने के लिए तैयार हो चुकी होती है। मीना अपने दादाजी के पास जाती है और दादा देवराज को कहने लगती है कि दादाजी, मुझे स्कूल की तरफ से 3 दिनों के लिए टूर पर जाना है। पिछले साल आपने मना कर दिया था जिसकी वजह से मैं टूर पर नहीं गई थी, लेकिन अब की बार मुझे टूर पर जाना है। देवराज अपनी पोती मीना को कहने लगता है कि तुम्हें किसी भी टूर पर जाने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दो। बस ये दो बातें कहने के बाद देवराज वह अपने कमरे से उठ जाता है और दूसरे कमरे की तरफ जाने लगता है। देवराज की नजर अपनी बहू कमला पर पड़ जाती है। कमला उस समय अपने कपड़े धो रही होती है, लेकिन देवराज इस कमला की खूबसूरती और सुंदरता को देखकर देवराज की नीयत इस पर खराब होने लग जाती है। देवराज सोचने लग जाता है कि अगर आज उसकी पोती मीना अपने स्कूल टूर पर चली जाती है तो घर में अकेला बिल्कुल उसकी माँ रह जाएगी। इसके बाद मैं कमला के अकेलेपन का फायदा उठा लूंगा। वह देवराज तुरंत अपनी पोती मीना को हवाई लगाता है और मीना को 5,000 रुपये देता है और कहने लगता है कि मीना, तुम अपने टूर पर जा सकती हो। मीना भी बेहद खुश हो जाती है और इसके बाद मीना अपने घर से अपना सामान पैक करती है, अपने कपड़े उठाती है और कपड़े उठाने के बाद 2 थैले में भरकर जो है स्कूल की तरफ चली जाती है, क्योंकि उसको 3 दिनों के लिए स्कूल की तरफ से टूर पर जाना होता है। करीब 1 घंटे का वक्त गुजर जाता है, लेकिन मीना नहीं जानती थी कि आज उसकी माँ कमला के साथ क्या होने वाला है। 1 घंटे का वक्त जैसे ही गुजर जाता है उसके बाद देवराज वह सोचने लगता है कि उसकी बहू घर में बिल्कुल अकेली है और आज रात में उसका फायदा उठाने वाला हूँ। ये सारी बातें सोचने के बाद जब देवराज तुरंत अपने कमरे से निकल जाता है, उसी समय अपने एक दोस्त सूरजभान के पास फोन कॉल करता है। सूरजभान को कहता है कि चलो खेत में बैठकर अच्छी सी पार्टी करते हैं। और उसके बाद सूरज को भी यह बोला जाता है कि तुम पासी के ठेके पर जाओ और अच्छी सी शराब की बोतल खरीद लाओ। साथ में कुछ खाने पीने का सामान भी खरीद कर ले आना। इसके बाद ये देवराज अपने घर से मोटरसाइकिल उठाता है और अपने खेत में चला जाता है। थोड़ा वक्त गुजर जाने के बाद सूरजभान भी शराब और थोड़ा सा सामान खरीद कर खेत में पहुंच जाता है। दोनों दोस्त बैठकर वहां शराब पीने लग जाते हैं और जब दोनों को गहरा नशा हो जाता है तो उसके बाद सूरजभान इसको कहने लगता है कि यार, आज तो कोई महिला हमें मिलनी चाहिए। सौभाग्य की बात ये होती है कि उस खेत के अंदर इसी गांव में एक किसान की पत्नी जिसका नाम जो होता है नीरज होता है, उनके खेतों में आ जाती है। नीरज देवी चारा काटने के लिए इस खेत में आई थी और जैसे ही सूरज खान की नज़र इस महिला पर पड़ती है तो अपने दोस्त देवराज को कहने लगता है कि देखो, ये सौभाग्य की बात है कि एक महिला हमारे खेत में आ गई है और ये महिला जो है नीरज देवी है। बाहर नीरज देवी का चाल चलन कुछ ठीक नहीं होता है, जिसको परखने के बाद सूरजवान अब इस महिला नीरज देवी के पास आ जाता है। नीरज देवी को बोला जाता है कि हम दोनों तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहते हैं।
नीरज देवी एक ऐसी महिला होती है जो पैसों को लेकर के साथ अपना वक्त गुजार लिया करती थी, और इसके बाद नीरज देवी को मना लिया जाता है, लेकिन नीरज देवी इन दोनों को कहने लगती है कि पहले मुझे पैसे दे दो और उसके बाद तुम अपना काम जल्दी से खत्म कर लो। इसके बाद दोस्तों देवराज अपनी जेब से दोस्तों 2000 रुपये निकालता है और इस महिला नीरज देवी को दे देता है। फिर इसके बाद दोनों दोस्त इस महिला नीरज देवी को लेकर खेत में बने कमरे के अंदर चले जाते हैं, और फिर इस महिला की रजामंदी से इसके साथ दोनों गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं। और ये गलत रिश्ते तब तक कायम किए जाते हैं तब तक दोनों का मन खुश नहीं हो जाता है, और जैसे ही सूरजभान और देवराज की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, इनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो उसके बाद दोनों दोस्त खुश होकर कुछ पैसे जो है नीरज देवी को देते हैं, और फिर इसके बाद नीरज देवी इन पैसों को लेकर खुश होकर अपने घर आ जाती है। इसके बाद ये दोनों दोस्त बैठकर वहाँ शराब पीने लग जाते हैं। शराब पीते पीते शाम का समय हो जाता है। अब देवराज के मन में ये बात आने लग जाती है कि आज उसकी पोती मीना भी घर पर नहीं है, उसकी बहू कमला देवी घर पर अकेली है, आज रात उसका भी फायदा उठाना है। और इस तरह से देवराज अपने दोस्त सूरजभान को कहने लगता है कि अब मुझे गांव में जाना पड़ेगा, मुझे घर घर को जरूरी काम है। और इस तरह से अब देवराज और साथ में उसका दोस्त सूरजभान दोनों मोटरसाइकिल लेकर खेत से चले आते हैं और गांव पहुंच जाते हैं। गांव में आने के बाद सूरजभान अपने घर पर चला आता है, देवराज भी अपने घर पर चला जाता है। घर के दरवाजे को खटखटाया जाता है और फिर कमला देवी का दरवाजा खोल देती है। उसके बाद देवराज के देवराज घर के अंदर चला जाता है। अब देवराज सोचने लगता है कि मुझे कमला को कुछ थोड़ा सा लालच देना चाहिए, और इसी समय अब ये देवराज अपने कमरे के अंदर जाता है, तिजोरी का ताला खोलता है, उसमें से कुछ पैसे निकालता है, और पैसे निकालने के बाद अपनी बहू कमला के पास जाता है। कमला को कहने लगता है कि कमला, तुम्हारे पास कोई भी नया गहना भी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए एक सोने की अंगूठी खरीदने के लिए शहर जा रहा हूँ। लेकिन कमला अपने ससुर को कहने लगती है कि पिताजी, मुझे किसी भी अंगूठी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पति तो गुजर चुके हैं, तो वो मेरा गहना थे, वही मेरा सब कुछ थे। लेकिन ये यहाँ पर देवराज उसको लालच देना चाहता था। देवराज कहने लगता है कि कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए एक सोने की अंगूठी खरीद कर ले आता हूँ। या अब यहाँ पर कमला देवी सोचने लगती है कि जब उसका पति इसी बात को कह रहा है तो वो मर्जी से कुछ भी ला सकते हैं। इसके बाद अब देवराज शहर चला जाता है। शहर से जाने के बाद सोने की एक नहीं बल्कि दो अंगूठियां खरीदता है, और ये दोनों अंगूठियां खरीदने के बाद 9 बजे के आसपास अपने घर पर वापस आ जाता है। घर पर आने के बाद वह सोने की दोनों अंगूठियां कमला को दे देता है। कमला को कहने लगता है कि कमला, ये दोनों सोने की अंगूठियां तुम्हारे लिए मैं बड़े प्यार से खरीद कर लाया हूँ, तुम इन्हें पहन लेना। और ये बात कहने के बाद देवराज साफ साफ शब्दों में इस महिला को कहने लगता है कि कमला, तुम मेरे साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना शुरू कर दो। अब जैसे ही वक्त गुजारने की बात कमला को कही जाती है तो कमला चौंक जाती है, वह दंग रह जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर ये क्या बोल रहे हैं। कमला सोचने लग जाती है कि उसका ससुर कैसी कैसी बात कर रहा है, लेकिन अब कमला अपने ससुर देवराज को साफ साफ शब्दों में मना कर देती है, लेकिन देवराज सोचता रह जाता है। देवराज अब सोचने लगता है कि प्यार से तो ये नहीं मानती है, और अब देवराज अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लेता है। इसके बाद ये अपनी इस बहू कमला के मुंह पर अपना हाथ रखता है। हाथ रखने के बाद इसके घसीट कर कमरे के अंदर ले जाता है। कमरे के अंदर ले जाने के बाद इसके हाथ पैर चुन्नी के साथ बांधता है, मुंह पर कपड़ा भी बांध दिया जाता है, और ये सब करने के बाद देवराज इस महिला के साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। देवराज की बुद्धि अचेत हो चुकी थी, भ्रष्ट हो चुकी थी, उसका दिमाग बिल्कुल शून्य हो चुका होता है। देवराज एक पल भी ये नहीं सोचता है कि उसकी बेटी के समान है। देवराज इस गलत काम को अंजाम देता है। दूसरी तरफ कमला इसको मना करती चली जाती है, लेकिन देवराज मानने को तैयार नहीं होता है। वह इस गलत काम को अंजाम देता चला जाता है, और फिर जैसे ही इसकी सारी इच्छा, उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो इस महिला को छोड़ देता है। अब देवराज अपनी बहू कमला देवी को धमकी देना शुरू कर देता है। कमला देवी को बोला जाता है कि अगर तुमने ये बात अपनी बेटी या गांव में किसी को भी बताने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगा। और इस तरह से कमला देवी बेहद डर जाती है। अब इसके बाद जो देवराज होता है फिर से अपने घर के अंदर बैठकर शराब पीने लगता है। दूसरी तरफ कमला देवी को पूरी रात नींद नहीं आती है। फिर पूरी रात गुजर जाती है, और जैसे ही अगला दिन होता है तो देवराज फिर से अपने घर से बाहर निकलता है और अपने खेतों में जाकर फिर से शराब पीना शुरू कर देता है।
अपने दो दोस्तों को खेत में बुलाया जाता है। उनके साथ बैठकर पूरा दिन शराब पीता है। दूसरी तरफ कमला देवी हर समय इसी बात को सोचती रहती है कि उसका जो ससुर है वो एक तरह से दानव निकला। मैंने उसे भगवान की तरह माना था, लेकिन वो तो एक राक्षस निकला। लेकिन ये महिला कमला देवी अपने ससुर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उसमें महिला कमला देवी के पास माता पिता की मौत हो चुकी होती है। घर में इसका भाई भी नहीं होता है और इस तरह से कमला देवी अब इस घर में रहने के लिए मजबूर हो जाती है। लेकिन कमला नहीं जानती थी कि उसके साथ आज रात भी यही सब होने वाला है। पूरा दिन गुजर जाने के बाद रात के करीब 10:30 बजे के आसपास का वक्त देवराज नशे की हालत में धुत होकर, यानी शराब के नशे में धुत होकर अपने घर पर आता है। घर का दरवाजा खटखटाया जाता है। कमला देवी मजबूर होकर घर का दरवाजा खोल देती है और उसके बाद देवराज घर के अंदर बैठकर खाना खाता है। और खाना खाने के बाद जैसे ही रात के करीब 11:30 बजे के आसपास का वक्त होता है, तो फिर कमला देवी अपने अंदर जाकर लेट जाती है। कमला देवी के कमरे की कुंडी अंदर से बंद कर ली जाती है, लेकिन देवराज के मन तो सिर्फ वही सारी बातें चल रही होती हैं। देवराज अब कमरे के दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन जो कमला होती है वो घर का दरवाजा, कमरे का दरवाजा नहीं खोलती है। और वह इसके बाद देवराज कमला को धमकी देना शुरू कर देता है कि कल के कल तुम अपना सामान उठाकर और अपनी बेटी को लेकर इस घर से बाहर निकल जाना। तुम्हारी बेटी 2-3 दिन में यहाँ घर आने वाली है, इसके बाद उसको भी घर से निकाल दूंगा। अब ऐसी ऐसी बात कमला देवी को कही जाती है, तो कमला देवी मजबूर होकर कमरे का दरवाजा खोल देती है। और उसके बाद जो देवराज होता है उस कमरे के अंदर जाता है। आज पूरी रात भी इस महिला के साथ गुजार लेता है। देवराज इस महिला कमला देवी का तब तक फायदा उठाता रहता है, तब तक इसका मन खुश नहीं हो जाता है। और जैसे ही देवराज का मन खुश हो जाता है, तो इस कमरे के से बाहर निकल आता है और अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। लेकिन आज की पूरी रात भी इस महिला को नींद नहीं आती और इस तरह से 3 रातें ऐसे ही गुजर जाती हैं। 3 रातों के दौरान देवराज इसके कमरे में जाता था, गलत काम करता था और अपने कमरे में जाकर लेट जाया करता था। अब ये 3 दिनों का वक्त गुजरने के बाद एक तारीख आई जाती है, 14 अक्टूबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 12 बजे के आसपास वक्त होता है। कमला देवी की बेटी मीना अपने स्कूल टूर से अपने घर पर आ जाती है। और फिर मीना जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करती है, तो देखती है कि उसका दादा उस समय घर पर नहीं होता है। लेकिन मीना जब अपनी माँ को परेशान और उदास देखती है, तो उससे पूछने की कोशिश करने लगती है कि माँ, तुम काफ़ी परेशान हो, काफ़ी उदास हो, ऐसी कौन सी बात है। लेकिन यह महिला कमला देवी बात को टाल देती है। कमला खुश होने का नाटक करती है और फिर अपनी बेटी को कहने लगती है कि बेटी, तुम मुझसे दूर ही चली जाओ, इसी वजह से मैं परेशान रहती हूँ, काफ़ी उदास रहती हूँ। इस तरह से अपनी बेटी की आंखों पर ये काली पट्टी बांध देती है, इसको सच्चाई के बारे में नहीं बताती है। और यही मामला कमला देवी की सबसे बड़ी गलती होती है। लेकिन कमला नहीं जानती थी कि भविष्य में चलकर उसका ससुर देवराज इसकी बेटी मीना के साथ क्या क्या करने वाला होता है। इस तरह से दिन गुजरते चले जाते हैं और तारीख आई जाती है 17 अक्टूबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 9:30 बजे के आसपास का वक्त होता है। देवराज अपने घर के बाहर बैठा होता है और मीना अपने स्कूल में जाने के लिए तैयार हो जाती है। मीना जैसे ही घर से बाहर निकलती है, तो फिर देवराज अपनी पोती को अपने पास बुलाता है और कहने लगता है कि मीना, तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन है या नहीं। मीना कहने लगती है कि हाँ दादाजी, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। लेकिन वो कुछ दिन पहले इस बात से सोच रही है कि मुझे एक बड़ा अच्छा सा फ़ोन खरीद लेना चाहिए। लेकिन देवराज अपनी पोती मीना को कहने लगता है कि आज तुम्हें स्कूल नहीं जाना है, बल्कि आज तुम्हें मेरे साथ शहर में जाना पड़ेगा और मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा मोबाइल खरीद कर देना चाहता हूँ। अब इन बातों को कमला देवी भी सुन रही होती है। कमला देवी भी उसी समय अपनी बेटी मीना को अपने पास बुलाती है और कहने लगती है कि बेटी, तुम्हें कोई भी मोबाइल फ़ोन नहीं खरीदना है, तुम्हें मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, इससे तुम्हारी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन मीना तो बेहद खुश थी कि अपनी माँ कमला को कहने लगती है कि माँ, जैसे ही मेरे पास फ़ोन आ जाएगा, तो इससे मेरी अच्छी खासी पढ़ाई शुरू हो सकती है। जितनी भी पढ़ाई के दौरान मुझे मुश्किलें आती हैं, वो मेरी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो बेटी मीना होती है, वो सबको नहीं, ये नहीं जानती वह आज उसका दादा देवराज इसके साथ क्या क्या करने वाला है। आखिरकार फ़ोन लेने का फैसला ले लिया जाता है और फिर इसके बाद देवराज अपने घर से मोटरसाइकिल बाहर निकालता है और अपनी पोती मीना को आवाज़ लगाता है। मीना को बुलाया जाता है, जल्दी से मेरी मोटरसाइकिल पर बैठो
बैठ जाओ। और उसके बाद मीना बड़ी खुशी के साथ अपने दादा देवराज की मोटरसाइकिल पर बैठ जाती है। देवराज मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर देता है। दादा पोते दोनों शहर की तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन बीच रास्ते में देवराज अपनी पोती के साथ अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है। पोती मीना सोचने लगती है कि इसके दादाजी इसको जानबूझकर नहीं छू रहे हैं, बल्कि गलती से उनका शायद हाथ लग गया है। इसी वजह से मीना कुछ भी नहीं कह पाती है अपने दादा को, ना ही उनको कुछ कह पाती। आखिरकार शहर भी आ जाता है। शहर में जाने के बाद एक अच्छी सी दुकान भी ढूंढ ली जाती है और उसी दुकान से लगभग अच्छा खासा 50 से 55 हज़ार का स्मार्टफोन भी खरीद लिया जाता है। मीना आज बेहद खुश होती है, सोचने लगती है कि उसके दादाजी उसकी बड़ी अच्छी देखभाल करते हैं, लेकिन मीना नहीं जानती थी कि इसके दादाजी इसको इतना महंगा स्मार्टफोन खरीद कर क्यों दे रहे हैं। आखिरकार स्मार्टफोन खरीदने के बाद अब दादा दादी कहने लगते हैं कि चलो अच्छा खान अच्छा खाना भी खा लेते हैं। फिर इस तरह दादा पोती मिलकर बड़ा अच्छा खाना भी खाते हैं। और ये सब काम खत्म करने के बाद जैसे ही शाम के करीब 4:30 बजे के आसपास वक्त होता है, तो देवराज अपनी पोती मीना को कहने लगता है कि मीना चलो गांव में चलते। और इस तरह से अब देवराज अपनी पोती मीना को लेकर गांव की तरफ चल पड़ता है। लेकिन देवराज सोचने लगता है कि चलो आज अपनी पोती मीना का भी फायदा उठा लेते हैं। देखते ही देखते देवराज अपनी पोती मीना को कहने लगता है कि मीना चलो खेत में चलते हैं, और खेत में जाने के बाद तुम अच्छी अच्छी स्मार्टफोन के साथ फोटो खींच लेना, और मैं भी अपने खेतों की तरफ जाकर खेतों में थोड़ा सा बहुत देख लूंगा। इसी तरह से मीना बेहद भोली वाली लड़की होती है। वह अपने दादा की सारी बातों को मान जाती है, और इसी तरीके से देवराज अपनी मोटरसाइकिल का रुख अपने खेतों की तरफ कर देता है। तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद दादा पोती दोनों खेतों पर पहुंच जाते हैं। खेत पे जाने के बाद देवराज अपनी पोती मीना को कहने लगता है, मीना हमारे खेत में ये जो कमरा बना हुआ है, तुम वहां पर बैठ जाओ और मैं खेतों में राउंड मार लगा कर आता हूँ। इसी तरह से मीना अब इस कमरे के अंदर जाकर अपना मोबाइल फोन देखना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ देवराज मौका पाते ही जगह पर चला जाता है जहाँ पर उसने थोड़ी सी शराब बचा कर रखी थी। वहाँ देवराज वहाँ बैठकर उस शराब को पीता है, और जब देवराज को नशा होने लगता है, तो नशे की हालत में वह उस कमरे के पास जाता है। कमरे के पास आने के बाद अपनी पोती को कहने लगता है कि तुमने कुछ फोटो वगैरह भी खींची है या नहीं। मीना कहने लगती है कि चलो दादाजी गांव चलते हैं, लेकिन मीना को इसी बीच अपने दादा के मुंह से शराब की स्मेल आ जाती है। मीना अपने दादा देवराज को कहने लगती है कि दादाजी आज तुमने दिन में शराब क्यों पी ली है। लेकिन देवराज का इरादा तो कुछ और होता है। देवराज इधर उधर देखना शुरू कर देता है। देवराज देखता है कि खेत में अंदर दूर दूर तक कोई भी नहीं होता है। और इसके बाद देवराज तुरंत अपनी पोती मीना के मुंह पर हाथ रखता है और इसके कमरे में अंदर ले जाता है। आज भी इसका जमीन मर चुका होता है, ये जिंदा आदमी लाश बन जाता है, इसकी बुद्धि अचेत हो जाती है, इसका मन भ्रष्ट हो जाता है, इसका दिमाग शून्य हो जाता है। करीब आधे घंटे तक इस समय कमरे में बंद रहता है। लड़की मना करती है, लेकिन देवराज इसकी एक भी बात को नहीं सुनता, और देवराज इस गलत काम को अंजाम दे चुका होता है। इसके बाद देवराज बची हुई शराब को बैठकर वहीं पीने लगता है, और शराब के नशे में टल्ली होकर इसी कमरे में अंदर लेट जाता है। अब जो लड़की मीना होती है, जैसे तैसे करके गांव में आ जाती है। गांव में आने के बाद अपने घर पर आती है और अपनी माँ कमला देवी के पास जाकर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। माँ कमला जैसी अपनी बेटी की रोती हुई हालत को देखती है, तो पूछने लगती है कि बेटी ऐसी कौन सी बात है, क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो। अब मीना अपनी माँ कमला को अपनी आप बीती सुनाना शुरू कर देती है। आखिरकार पूरी कहानी सुना देती है, और कमला जैसे ही इस पूरी कहानी को सुनती है, तो कमला के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद कमला भी अपनी बेटी के सामने रोना शुरू कर देती है, और रोते रोते अपनी बेटी मीना को कहने लगती है कि बेटी, जिस समय तुम टूर पर गई थी, तो तुम्हारे दादा ने मेरे साथ भी 3 रात तक यही गलत काम किया था। अब जैसे ही मीना अपनी माँ कमला देवी की इन बातों को सुनती है, तो मीना बेहद गुस्से में पागल हो जाती है। मीना अपनी माँ कमला को कहने लगती है कि माँ, उस बुड्ढे का तो अब हमें कुछ ना कुछ प्रबंध जरूर करना पड़ेगा। उसने हम दोनों के साथ बहुत गलत काम किया है। और कमला देवी और मीना जो लड़की उसकी होती है, घर में हथियार ढूंढना शुरू कर देती है। घर के अंदर एक जंग लगी कुल्हाड़ी पड़ी होती है। मीना उस कुल्हाड़ी को उठा लेती है, और उसी बार जो मीना की माँ कमला होती है, वह अपनी रसोई के अंदर से एक धारदार चाकू उठा लेती है। माँ बेटी घर का मुख्य दरवाजा बंद करती हैं, खेतों की तरफ चल पड़ती है। बीच रास्ते में दो किसान भी मीना को मिल जाते हैं, और मीना से पूछने लगते हैं कि बेटी, आज तुम खेतों में क्या काम करने जा रही हो।
मीना उसको कहने लगती है कि हमारे खेत में कुछ ऐसे पेड़ खड़े हैं जिनको काटने में फायदा होता है। ये दो चार बातें कहने के बाद मीना और कमला दोनों खेत में पहुंच जाती हैं। खेत में जाकर माँ बेटी देखती है कि देवराज वहां पर शराब के नशे में दूध चारपाई पर लेटा हुआ था। लेकिन मीना अपने इस दादा को पलक झपकने का मौका नहीं देती। मीना अपने दादा की गर्दन कुल्हाड़ी से काट कर बार कर देती है, जिसके कारण इसके दादा ही देवराज की जो गर्दन होती है वो धड़ से बिल्कुल अलग हो जाती है। तब तक कमला अपना पूरा काम खत्म कर चुकी होती है। कमला उसकी चाकू से एक बार कर चुकी घुसा देती है और इस तरीके से जब देवराज की मौके पर मौत हो जाती है तो माँ बेटी यहाँ पर रुकती नहीं। दोनों माँ बेटी सोचने लगती है कि हमें पुलिस स्टेशन में जाकर अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए। आज नहीं तो कल हम जरूर पकड़े जाएंगे। और इस तरीके से माँ और बेटी दोनों अब पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ती हैं। करीब 1 घंटे का वक्त गुजरने के बाद मीना और कमला दोनों पुलिस स्टेशन में जाने के बाद अपने आप को सरेंडर कर देती हैं। और जब एसपी ओमकार सिंह इन दोनों माँ बेटी की पूरी कहानी सुनता है तो एसपी साहब के भी बड़े होश उड़ जाते हैं। लेकिन दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया था। जुर्म की सजा दोनों को मिलनी चाहिए। इसके बाद पुलिस कमला और उसकी बेटी मीना के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर लेती है। लेकिन ये बात भविष्य के घर में छिपी है कि जज साहब भी आखिरकार इन दोनों को क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कमला और मीना ने देवराज के साथ जो किया वह सही था या गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए घटनाक्रम के साथ। दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं था, ना किसी की भावनाओं को आहत करने का था। केवल समाज में होने वाली घटनाओं से आपको जागरूक कराने का, ताकि दोस्तों एक इंसान जो है शराब के नशे में आकर ऐसे काम को कर जाता है जो उसे भविष्य में नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आपकी इस घटनाक्रम के माध्यम में जो भी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो आज की दुनिया में नए नए क्राइम आपको देखने को सुनने के लिए मिलते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए घटनाक्रम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।